अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम एकेडमी। आज हमारा टॉपिक गैसियस एक्सचेंज पार्ट 7 हमने कवर करना है अपना। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ब्रीथिंग और इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपेरिमेंट का भी कवर करा दिया था। ठीक है, आज हमारा मेन टॉपिक हमारा है रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम रेस्ट में होते हैं यानी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, और जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो ब्रीथिंग के ऊपर हमारे क्या इफ़ेक्ट आते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये आप जो है अपने सोच और समझ से नहीं कर रहे होते, बल्कि ये आपके ब्रेन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है और इसमें आपकी कोई विल इन्वॉल्व नहीं होती। ये प्रोसेस कंटिन्यू है फ्रॉम द डे यू बॉर्न, फ्रॉम द जाइगोट, जब जो है वो बेबी की उसमें आ जाता है, लंग्स डेवलप हो जाता है बेबी का मदर की बॉडी में, उस दिन से जो आपने इन्हेलेशन का और एस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया और ये अब तक कंटिन्यू है टिल योर डेथ। ठीक है, सो इनवॉलेंट्री प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया, यानी ये आप अपने वॉलेंट्रीली नहीं कर रहे, अपने विल से नहीं कर रहे, बल्कि ये प्रोसेस आपका ब्रेन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, आप जो है वो ब्रेन के पार्ट से लिंक्ड होता है ये प्रोसेस, और रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। अब ये कैसे चेंज होता है? जिस तरह आपकी नीड है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। आपकी नीड क्या है? अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा है खाने की तो आप ज़्यादा खाएंगे, और आपको ज़रूरत अगर कम है तो आप कम खाएंगे। ठीक है, इसी तरह सांस लेने का प्रोसेस भी है। अगर कोई शख्स एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, अब एक्सरसाइज के वक्त आपको पता है आप वॉक करते हैं, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो वो वॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा वॉक कर रहा है, खाने के बाद अगर वॉक कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जैसे आप तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो अब जब एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो आपको ऑक्सीजन भी उतना ही चाहिए और लंग्स भी ज़्यादा इंस्पायर कर रहा होगा। ठीक है, इट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज, यानी ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज हो जाएगा, इंस्पायरेशन भी बढ़ जाएगी और एक्सपायरेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऐसा? बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हिज मसल्स। आप वॉक कर रहे हैं ना, तो आपके मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुई हुई हैं। ठीक है, तो आपके जब मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने ये समझ लिया कि जितना ज़्यादा हमने मसल्स को इस्तेमाल करना है, वॉक कर रहे हैं, मसल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा यूजेज है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजम्पशन है। तो इसको नोट करें यहाँ पे कि आपके पास ऑक्सीजन कंजम्पशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूसेज। ठीक है, मसल्स यूज़ कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका वॉक आ जाएगा, एनी फिज़िकल एक्टिविटी, यहाँ आप लिख लेना, एनी फिज़िकल एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट सही है। अब आप देखेंगे दैस ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हिज ब्लड विल कॉज इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट। ठीक है, जो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप जब ऑक्सीजन कंजम्पशन करें, इन्हेलेशन कर लिया आपने, इन्हेलेशन डन। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी तो बॉडी में जो है वो मिकदार जैसे ही बढ़ेगी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एक्सपायरेशन रेट के। ठीक है, ब्रीथिंग रेट के, ये भी ब्रीथिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट। अच्छा, रेट मतलब आने आप किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करके फिर आप जब उसका टाइम ड्यूरेशन निकालते हैं ना, फिर पूरा प्रॉपर, तो फिर वो ब्रीथिंग रेट कहलाएगा। ठीक, रेट हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, द मसल सेल्स जो हैं वो अगर जो है वो एक्सरसाइज की कंडीशन, आप एक वक्त आप जब वॉक करते हैं तो फिर एक लिमिट पे आप स्टॉप होते हैं, रेस्ट लेते हैं और फिर दोबारा वॉक स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह जो जॉगिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम इसमें अगर एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें तो इसमें क्या होगा? आपके पास के मसल सेल्स जो है ना आपके, ब्रेक डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, ये लाइन आपको अगर समझ में आ गई होगी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी प्रोवाइड होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मसल्स जो है ना वो आपके ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन ये तो होता है आपका एरोबिक
रेस्पिरेशन, ये जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगर आपने एक्सरसाइज परसिस्ट रखी और मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, क्योंकि अब आप जाहिर सी बात है प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे, और रेस्ट नहीं लेने की वजह से ऑक्सीजन आपसे इनहेल नहीं हो पा रहा प्रॉपर एटमॉस्फेयर से, तो यहाँ पे हो गया विदाउट ऑक्सीजन की कंडीशन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की सूरत में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा वो प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके नतीजे में आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपके मसल्स को टायरिंग इफेक्ट देता है, टायरिंग यानी थका देता है। तो जब आप एक लिखते लिखते चलें, आप एग्ज़ाम की कंडीशन ले लें, स्टूडेंट्स की कंडीशन ले लें। ठीक है, जब आप उर्दू का पेपर हो गया, उर्दू के पेपर में बहुत लिखना होता है, लिखते लिखते ना आपने थक गए बिल्कुल, आपका बिल्कुल मसल जो है वो फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल टायर हो गई हैं कि अब एक लम्हे के लिए आपने पेन छोड़ दिया और अब आपसे लिखा भी नहीं जा रहा। तो ये कंडीशन क्या हुई कि आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, इसके रिजल्ट में क्या होता है, पेन एंड क्रैम्पिंग। उर्दू का पेपर देने के बाद तो आपकी उंगलियां तो मतलब बस ऐसे ही हो जाती है ना कि हाथ काम नहीं करते। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, पेन एंड क्रैम्पिंग। क्रैम्प जो है ना यानी दर्द को कहते हैं, ऐसे दर्द जो आपके बिल्कुल सेंसेस को इन्वॉल्व करे। ठीक है, इन नॉर्मल मसल्स। ठीक है, आपके नॉर्मल मसल्स में जो है वो आपके पेन एंड क्रैम्पिंग शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। क्यों हो रहा है, लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, अब जब आपने पेंसिल भी बिल्कुल अपने हाथों से छोड़ दी कि अब आपसे लिखा नहीं जा रहा, तो अब क्या होगा, आप जो है थोड़ा सा ऑक्सीजन लेंगे, सांस लेंगे थोड़ी ठीक तरीके से, और थोड़ा सा आपने 1 सेकेंड 2 सेकेंड ब्रेक ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन को जो आपकी बॉडी में आ रहा है इस रेस्ट की नतीजे में, इसको आप कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which is utilized to break lactic acid, this oxygen amount is termed as oxygen depth। ये डेफिनेशन हो गई आपकी ऑक्सीजन डेप्थ की, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू द डीप ब्रेथ। अब जो आपको ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो आपने किससे लिया था, आपने एक गहरी सांस ली। जो कोई मतलब अगर कोई थक जाता है तो हम उसको बोलते हैं ना कि गहरी सांस लो, रेस्ट करो, लेट जाओ। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन डेप्थ जो है वो आपका इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड मसल से बन गया है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर आपको नॉर्मल एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट रेट ऑफ ब्रीथिंग का। इसमें आपको याद रखना है जितना आपकी कंजम्पशन होगी O2 उतना वो जो है वो O2 कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूजेज के, जितना आपने इस्तेमाल करना है O2 फिर उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिलेशन से भी देख लें कि अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है तो ब्रीथिंग का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपका टॉपिक है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर आपने अक्सर सुना होगा, क्या अक्सर जो है वो बिल्कुल अगर कंडीशन पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, पेशेंट स्टेबल नहीं रह पाता, तो फिर हम उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देते हैं। वेंटिलेटर का मकसद क्या होता है, बेसिकली आपको जो है नॉर्मल ब्रीथिंग, जो आप सांस लेते हैं उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है, जो कि आप यूटिलाइज करके और एक्सपायर्ड एयर में सिर्फ आपको 16% बचता है ना। तो पूरा प्रॉपर आप 21% यूज़ थोड़ा ना कर लेते हैं, इसमें से भी थोड़ा ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल ब्रीथिंग से हटा के आपको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग पे कब लाया जाता है, जब आपकी नेचुरल ब्रीथिंग बहुत मुश्किल हो जाए, आपसे सांस ना लिया जाए, या तो फिर पैरालाइज हो जाए, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स आपके पैरालाइज हो जाए। ठीक है, जो आपके नोज से लेके थ्रोट तक का पूरा जो फंक्शन है फिर वो अगर पैरालाइज है, उसमें कोई भी प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो फिर हम उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर देते हैं। नॉर्मली जब इंसान कॉन्शियस नहीं होता, अपने होशो हवास में नहीं होता, तो फिर हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस मशीन के ज़रिए फिर आप क्या करते हो, ऑक्सीजन रिच एयर स्पेशल एयर जो है फिर वो आप जो है वो पेशेंट को सप्लाई करते हो। ठीक है, कैसे सप्लाई करते हो, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये जो है ना, ये एनजी ट्यूब, यहाँ एंडोट्रैकियल ट्यूब, यहाँ पे ये जो है ना आपने यहाँ से अटैच कर दी एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडो यानी कि वो ट्रैकिया में जा रही है। आपका जो यहाँ से देखें, इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे ये जो आपकी ट्रैकिया है, ट्रैकिया फिर ब्रोंका है, ब्रोंकोस में डिवाइड होती है। तो ये जो है इसके अंदर हमने एक ट्यूब डाली होती है। तो ट्यूब जो है वो आपने विंड पाइप में डाल दी, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, और ये मशीन है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब अटैच की, नेजो यानी नोज आपका। ठीक है, और गैस्ट्रिक से मतलब क्या है, गैस्ट्रिक का मतलब है आपका स्टमक। ठीक है, स्टमक ये लिखा हुआ है। ठीक है, नोज से लेकर आप एक ऐसी ट्यूब पास करते हैं जो नोज से पूरा स्टमक तक जाती है। ठीक है,
आपके एब्डोमेन तक रीच करेगी, ठीक है। अब स्टमक तक चली गई। अब यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है, नर्स आपको मॉनिटर करती रहेगी ताकि जो है वो कोई भी मिसहैप ना हो, या अगर पेशेंट नॉर्मल ब्रीथिंग पे आ जाता है तो फिर वो इस चीज़ को रिमूव कर दे, ठीक। अच्छा, ह्यूमिडिफायर लगाए। हवा में जो आपकी मॉइस्चराइज़र होता है एयर में, उसको जो है मेंटेन करने के लिए, जाहिर होता है आप आर्टिफिशियल दे रहे हैं और नोज़ आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या नोज़ आपका क्या है, ह्यूमिडिफायर का वर्क करता है, मॉइस्चर करता है, वार्म करता है, डर्ट क्लीन करता है। ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ इस टॉपिक में हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ह्यूमिडिफायर आपका वर्क करेगा। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर भी लगाया गया ताकि ये जो आपके नोज़ से एयर जा रही है वो वार्म और मॉइस्चर हो, ठीक है। उसके अलावा एक्सहेल एयर फ्लोइंग, जैसा आप जब इनहेल करें तो एक्सहेल भी करवाना है, तो वो भी आर्टिफिशियल लगाया गया है फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है, फ्रॉम द पेशेंट, अवे फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, यानी आप जब नेचुरल ब्रीथिंग पे नहीं होते तो फिर और डिफ़िकल्ट हो जाती है, कॉन्शियस नहीं होते, अपने होश में नहीं होते, तो पेशेंट को हम फिर ऑक्सीजन रिच एयर लगा देते हैं, सही है। इसके बाद आपका टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी ब्रोंकाइटिस, जो भी हमारे लंग्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सांस लेने से दुश्वारी या लंग स्मोकिंग, ये सब मेन काउजेज होते हैं। मेन काउज जो आजकल हमारे स्मोक का है, जो तो हमारे पास जो ये ब्रोंकाइटिस लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ब्रोंकाइटिस यानी कि क्या है, आपकी किसी भी चीज़ में अगर आइटस का लफ्ज़ आ जाए ना तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में आपके पास क्या क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। स्वेलिंग आ गई, इसके साथ साथ आपके पास जो है वो स्वेलिंग में आपने लिख दिया रेडनेस, ठीक है, हॉट बर्न फ्लैशेस आ गई। तो ये सब चीज़ें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो है वो इन्फ्लेमेशन कहलाती है, ठीक है। अगर आपको जो है वो कहीं इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर उसको इच करते हैं, तो फिर ये रेडनेस आ जाती है ना, रेड हो जाता है वो जगह, ठीक है, पूरा पैच रेड हो जाता है। फिर इसके अलावा वहाँ पे जो है वो थोड़ी स्वेलिंग भी हो जाती है, सूट जाता है, थोड़ा सा पोर्स बन जाते हैं। फिर इसके अलावा वहाँ से जो है वो इचिंग तो वो थी ही आपको, तो ये पूरा कंडीशन क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन कहलाता है। तो आपके ब्रोंकस में या पैसेज वे जो है आपका, उसमें हो गई है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये कहलाएगा ब्रोंकाइटिस, ठीक। तो आइटस रिप्रेजेंट्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इट इज काउज्ड आइदर बाय स्मोकिंग और बाय सम बैक्टीरिया, यानी ये जो आपके जो स्मोकिंग जो मेन काउज है ना हमारा, डेथ काउज जो है स्पेशली इन द मेल्स, और अब तो जो है बहुत से जगहों पे या ये बैड हैबिट जो है वो फीमेल्स में भी डेवलप हो गई है, तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यू हैव टू नो दिस एंड यू हैव टू अवॉइड दिस, ठीक है। अच्छा, बाय सम बैक्टीरिया भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन स्मोकिंग ही करता हो, बैक्टीरिया भी। आपके जो इन्वायरमेंट इतना डर्ट और पोल्यूटेड है, इसमें आपके बहुत से ऐसे बैक्टीरिया और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो आप नेक डाई से नहीं देख सकते, और वो आपको इस तरह की हेल्दियस हिलेरियस डिजीज़ काउज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय कफ। सबसे पहले आपको सिम्टम क्या होगा, कफ होगा, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, बहुत ज़्यादा बलगम, म्यूकस क्या होगा, बलगम जो आपको आता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दुश्वारी होगी, और लो फीवर होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कभी भी इस तरह के सिम्टम्स यानी ये जो कफ है और फीवर, इसको तो हमें कभी भी जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमें इसको फॉलो अप रखना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ तो नहीं रहा तो फिर हमें फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और कोविड भी आ गया क्योंकि अब तो हमारे पास, तो इसीलिए हमें फ़ौरन से जो है वो अगर हमारे सिम्टम्स बढ़ रहे हों तो फिर हमें डॉक्टर को फॉलो अप देना चाहिए, ठीक है। Please like, share and subscribe.